अप टिल नाउ एवोल्यूशन के अंदर हमने क्या कुछ कर लिया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के अंदर हमने जो पहली थ्योरी की दैट वाज दी, और द पहली जो सेट ऑफ थ्योरीज की दैट वाज द प्री डार्विनियन थ्योरीज दैट वर जस्ट लाइक द फिलोसफीज। ठीक है, कि आपके पास जो है वो एवोल्यूशन होता आखिरकार क्यों है। ठीक है, दैट व्हाई डज द चेंज हैपन। कुछ लोगों ने कहा कि ये भगवान की मर्जी है इसलिए चेंज होता है। कुछ लोगों ने चेंज का नेचर हमें बताया कि जो चेंज का नेचर है वो है ग्रेजुअल, कि धीरे धीरे से जो है वो आपके पास चेंज होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने जो है वो चेंज के नेचर को कैटास्ट्रॉफी के साथ जो है वो जोड़ा कि जो आपके पास चेंज है इट विल बी इन अ वेरी कैटास्ट्रॉफिक नेचर। ठीक है, तो इस तरह से जो चेंज के नेचर्स हैं लोगों ने वो बताए। फिर उसके बाद बात आती है लमार्क की। लमार्क जो है वो ये बताते हैं कि आपके पास जो एवोल्यूशन है वो एक इंटरनल डिजायर की वजह से होता है जिसको आप कहते हैं इंटरनल विटे। और आपके पास जो है वो आ, ठीक है, इट अकर्स बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिजायर। और आपके पास जो है वो जिसको इन्होंने कहा एलन विटे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास प्री डार्विनियन थिंकर्स ने एवोल्यूशन के बारे में हमें बताया। फिर उसके बाद बात आती है डार्विनियन थिंकर्स की, या फिर पर्टिकुलरली जो है वो बात आती है डार्विन की। ठीक है, तो डार्विन जो है वो हमें बताते हैं कि आपके पास देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन। उस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो है वो आपके पास एवोल्यूशन होता है। डार्विन बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि आपके पास जो है वो देयर इज समथिंग कॉल्ड द कंपटीशन एंड डाइवर्सिटी इन द एनवायरमेंट। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो डार्विन जो है वो बेसिकली दो चीजों के ऊपर रिलाय करते हैं। वो कहते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो आपके पास हर एक चीज में होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म डाइवर्स होता है। इंटर स्पीसीज इंट्रा स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो ये एक सिद्धांतिक कानून है। यानी कि आपके पास जब नेचर एग्जिस्ट करेगी तो नेचर के अंदर हमेशा ही डाइवर्सिटी जो है वो रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसी के साथ साथ जो है वो देर इज समथिंग कॉल्ड द कंपटीशन इन द नेचर। कि आपके पास जो है वो नेचर के अंदर हमेशा ही एक जो है वो कंपटीशन रहेगा ही रहेगा। ओके, कंपटीशन क्यों रहेगा? तो इसके लिए डार्विन जो है वो माल्थस के प्रिसेप्ट को या फिर माल्थस की थ्योरी को जो है वो समझाते हैं। डार्विन कहते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो आपके पास इंक्रीज करती रहती है। रिसोर्सेज अगर इंक्रीज करेंगे भी तो रिसोर्सेज जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है वो इंक्रीज करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ऑन दी अदर हैंड जो पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर इंक्रीज करती है। जब पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर इंक्रीज करेगी तो इट विल बी समथिंग लाइक 2 से 8, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से जो है वो इंक्रीज करेगी। सो ऑब्वियसली द रिसोर्सेज दे विल बी लिमिटेड और पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट विल लीड टू द कंपटीशन। ठीक है, और इस कंपटीशन की वजह से और डाइवर्सिटी की वजह से जो ट्रेड्स एडवांटेजेस होंगे वो ट्रेड्स जो है वो नेचर सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, नेचर जो है वो बेसिकली जो फिट ट्रेड्स हैं
इनको सिलेक्ट करेगी और फिट ट्रेड्स को सिलेक्ट करके आगे जो है वो प्रोपोगेट करेगी एंड हेंस आपके पास जो है वो नई स्पीसीज बन जाएगी। दिस वाज अ वेरी रफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डार्विन अकॉर्डिंग टू द डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए हमारे दिमाग में जो कि डार्विन जो है वो समझा नहीं रहे थे। जो पहला सवाल आया वो ये था कि आपके पास जो है ये डाइवर्सिटी आखिरकार बनती कैसे है। दूसरा सवाल आया कि क्या कंपटीशन जो है वो ये एक फंडामेंटल सिद्धांत होता है, क्या ये फंडामेंटल है कि कंपटीशन जो है वो हमेशा जो है वो रहेगा ही रहेगा। क्या नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमेशा एक्ट करती है, क्या आपके पास नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ एक ट्रेट के ऊपर जो है वो एक्ट करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यह पता नहीं चल रहा था कि स्पीसीज जो है वो बनती कैसे हैं। आपके पास जो है वो इनहेरिटेंस जो ट्रेड्स हैं, फिट ट्रेड्स आपने सिलेक्ट तो कर लिए, लेकिन फिट ट्रेड्स जो है वो उनका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है वो डार्विन ने नहीं समझाया। स्पीशाइजेशन यानी कि आपके पास एक अलग से स्पीसीज बनती कैसे है वो डार्विन ने नहीं समझाया। ठीक है, डार्विन ने यह नहीं समझाया कि आपके पास जो है वो डायरेक्शन हमेशा आप जो नेचुरल जो एवोल्यूशन होता है वो उसकी डायरेक्शन हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों होती है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। डार्विन ने इस दुनिया के अंदर होने वाले कैटास्ट्रॉफीज को नहीं समझाया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली मुद्दा फिर यह आता है कि भाई साहब डार्विन ने आखिरकार समझाया ही क्या। सो देयर आर अ बंच ऑफ पोस्ट डार्विनियन थिंकर्स और बंच ऑफ पोस्ट डार्विनियन स्कॉलर्स जो कि फिर डार्विन की थ्योरी को समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी को समझाने के लिए बेसिकली आते हैं आपके पास बेटिसन, ह्यूगो डोवेरिस, ठीक है, ये सब लोग आते हैं और ये बेसिकली बताते हैं कि आपके पास देयर इज समथिंग कॉल्ड म्यूटेशन, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो डाइवर्सिटी बनती है। और फिर उसके बाद यहां पे कंपटीशन को समझाने के लिए मर्गुलिस आती हैं। मर्गुलिस बेसिकली कहती है कि कंपटीशन नहीं कोऑपरेशन भी होता है। ठीक है, एंडो सिम्बायोसिस का कंसेप्ट देते हैं। और मर्गुलिस जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन को समझाती हैं कि क्यों आपके पास हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ ही आपका जो एवोल्यूशन है वो बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन हमें यह पता चलता है कि नेचुरल सिलेक्शन पूरे के एक पर्टिकुलर ट्रेट के ऊपर नहीं होता है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आपके पास पूरे के पूरे जीनोम के ऊपर होता है। और जरूरी नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आपके पास फिट ट्रेट्स ही आए। कुछ फिट ट्रेट्स आते हैं और बहुत सारे जो नॉन फिट ट्रेट्स हैं वो भी जो है वो आ जाते हैं। फिर उसके पहले ही आपके पास इनहेरिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। हमें दोबारा फिर से जो है वो मेंडल के लॉस रीडिस्कवर होते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले कर रखी हैं, ठीक है, पिछली क्लासेस के अंदर हमें जो है वो मेंडल के जो लॉज हैं वो हम दोबारा से रीडिस्कवर करते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली बेटिसन, ह्यूगो डोवेरिस ये लोग करते हैं। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि जो भी आपके पास जर्मिनल सेल के अंदर कोई बदलाव आएगा तो वो बदलाव जो है वो इन लॉज के सहारे आगे जो है वो इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें यह पता चलता है कि नेचर के अंदर एक चीज होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक चीज होती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, जिस वजह से आपके पास धीरे धीरे नई स्पीसीज जो है वो बनती हैं। तो हमें यह पता चलता है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डार्विन ने अभी तक हमें नहीं बताई हैं। ठीक है, फिर हम बाकी और लोगों की जो थ्योरीज हैं, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट की थ्योरी हो गई, जैसे टी थॉमसन का मॉडल हो गया, जैसे आपके पास म्यूटेशन की थ्योरी हो गई, बेटिसन के म्यूटेशन की थ्योरी हो गई, सेल्टेशनिज्म हो गया, स्पेंड्रल्स हो गए, मर्गुलिस की थ्योरी हो गई, इन सारी थ्योरीज को हम कोलैबोरेट करते हैं
और हमारे पास जो है वो मॉडर्न सिंथेसिस बन जाता है, जिसको हम पोस्ट डार्विनियन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न सिंथेसिस को ही हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तरह जो है वो जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्योरली जो है वो डार्विन की थ्योरी के बारे में नहीं बात हुई, बट डार्विन की थ्योरी के साथ साथ जो बाकी और थिंकर्स थे उनकी भी जो है वो बात हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो हम अलग अलग थ्योरीज को जो है वो हमने डिस्कस किया है। अब बेसिकली होता क्या है कि थ्योरीज ये पर्टिकुलरली हमें अब सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने जो है वो पर्टिकुलरली बता दिया कि आपके पास जो एवोल्यूशन है वो इस तरह से होता है। म्यूटेशंस होंगी जो कि रेगुलरली होती रहेंगी, म्यूटेशंस की वजह से डाइवर्सिटी या फिर आपके पास ट्रेट्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे सेल्टेजनिज्म के अंदर वो भी हमें समझ में आ जाता है। तो अब हम एक फिनोमिना को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जो कि इस थ्योरी के अंदर जो है वो पार्ट नहीं लेती हैं, या फिर इस थ्योरी के अंदर जो है वो उन ऑब्जर्वेशन को या फिर उन कंसेप्ट्स को जगह नहीं मिलती है। उन्हीं ऑब्जर्वेशन और उन्हीं कंसेप्ट्स को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपके जो सिलेबस के अंदर पर्टिकुलरली जो टर्म दिया गया है दैट इज द कंसेप्ट्स एंड द टर्म्स ऑफ द एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है जी। ओके, जो पहला है दैट इज द डोल्स रूल। ठीक है, डोल्स रूल बेसिकली जो है वो आपके पास ये कहता है कि जो एवोल्यूशन है या फिर जो आपके पास एक एवोल्यूशन की वजह से एक ट्रेट बन गया, लेट्स से T1, इट इवॉल्व्ड इनटू T2। ठीक है, एंड सिमिलरली आपके पास जो है वो लेट्स से T3, इट इवॉल्व्ड इनटू T4, T4 इट इवॉल्व्ड इनटू T5। तो आपके पास जो है वो पहले अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना था तो हम कहते कि आपके पास ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास T1 है, T2 है और T3 है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो एक इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म बना उसको हमने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा है जिसके पास T2 है, T4 है और T5 है, सॉरी T4, T5, T6, सॉरी T3 एंड T5। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ओ डैश के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। दिस इज व्हाट एवोल्यूशन इज। ठीक है, एवोल्यूशन यही तो होता है ना कि जब आपके पास एक ऑर्गेनिज्म की तब्दीली या फिर उसके ट्रेड्स की तब्दीली जो है वो दूसरे ट्रेड्स या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो हो जाए। दिस इज व्हाट एवोल्यूशन इज, यही हमने स्टडी किया था अभी तक। ठीक है भाई, तो बेसिकली डोल्स रूल कहता है कि आपके पास जब एक बार एवोल्यूशन हो गया तो इस एवोल्यूशन को हम जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हां ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके पास T2 ट्रेट जो है वो दोबारा फिर से आ जाए या फिर T1 ट्रेट जो है वो दोबारा फिर से आ जाए। ठीक है, बट ज्यादातर जो आपके पास एवोल्यूशन रहेगा वो आपके पास इररिवर्सिबल रहेगा और इररिवोकेबल रहेगा। यानी कि एक बार अगर एवोल्यूशन हो गया, आपके ऑर्गेनिज्म की तब्दीली A1 से A2 में हो गई या O से O डैश में हो गई, तो वो जो एवोल्यूशन है इट विल बिकम इररिवर्सिबल इन नेचर। एक बार जो ट्रेड्स कन्वर्ट हो जाते हैं वो ट्रेड्स जो है वो दोबारा फिर से री इमर्ज जो है वो नहीं होते हैं। हां ऐसा जरूर हो सकता है कि एक आध ट्रेड जो है वो री इमर्ज हो रहा हो,
बट आपके पास पर्टिकुलरली जो पूरा क्लस्टर बन जाता है ट्रेड्स का, और जो पूरा क्लस्टर जो है वो ट्रेड्स का कन्वर्ट हो जाता है, वो क्लस्टर जो है वो दोबारा फिर से नहीं आ पाता है। ठीक है, दिस इज द डोल्स रूल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, नीचे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत सारी रेसेस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है वो बन चुकी हैं। अब बेसिकली जब एक बार वो एक रेस ह्यूमन बीइंग के अंदर बन चुकी है, तो वो जो रेस है वो अब दोबारा फिर से रिकन्वर्ट जो है वो नहीं हो सकती। लेट्स से देयर इज एवोल्यूशन ऑफ द कॉकोसाइड रेस। ठीक है, तकरीबन होमोसेपियंस के अंदर तकरीबन आपके पास 1 लाख साल पहले हम लोग जो है वह यूरोप के अंदर आए। यूरोप के अंदर आके अब बेसिकली होमोसेपियंस का रंग तो जो है वो काला है। ठीक है, यूरोप के अंदर आके जो है वो हमने कुछ ऐसा एवोल्यूशन किया, या फिर हमारे कुछ ट्रेड्स जो है वो कुछ इस तरह से इवॉल्व हुए कि हमारा जो सेफेलिक इंडेक्स है, सेफेलिक इंडेक्स का मतलब है जो आपके पास ये शेप होती है, स्कल की शेप होती है। ठीक है, वो जो है वो इनहांस हुआ, वो जो है वो थोड़ा सा ब्रैकिसेफेलिक हुआ, ब्रॉड हुआ। ठीक है, आपका जो नोज है वो थोड़ा सा तीखा होना स्टार्ट हो गया। दीज वर बेसिकली द अडेप्टेशंस टू द एनवायरमेंट, एंड थस यू हैव नाउ गॉट अ न्यू रेस कॉल्ड द कॉकोसाइड रेस, जिसका नाक जो है वो थोड़ा सा लेप्टिरिनी है। लेप्टिरिनी का मतलब लंबा नाक होना। ठीक है, जिसका जो हेड है वो थोड़ा सा ब्रैकिसेफेलिक है, मोटापे के अंदर है, ब्रेड्थ के अंदर है। ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो बेसिकली, या फिर आपके पास जो जिसका वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ज्यादा है बाकी रेसेस से। तो बेसिकली आपके पास जो है वो कुछ ऐसे फीचर्स बन चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो रेस जो है वो आप इररिवोकेबल कर दोगे, या फिर उस रेस को जो है वो आप बिल्कुल ही वापस से जो है वो पुरानी रेसेस के अंदर जो है वो ले जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बार जो चीज बन गई वो चीज जो है वो बन गई। ठीक है, वो वापस नहीं जा सकती है। दिस इज व्हाट कोप्स रूल सेज। ठीक है, सिमिलरली ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर भी थ्रू आउट द प्लाइस्टोसीन हमारा जो जॉ का स्ट्रक्चर है, हमारा डेंटेशन, इरेक्ट पोस्चर, ये सारी चीजें बनी है। अब हो सकता है कि ये जो ट्रेड्स हैं ये इवॉल्व हो जाएं, या फिर आपके पास जो आगे चल के आपका जो ब्रेन का साइज है या फिर आपकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो थोड़ी सी डिमिनिश करे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा फिर से आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस बन जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है, जैसे मैंने यहां पे बताया, दैट आपके पास इवेंचुअली एवोल्यूशन कुछ इस तरह से एक्ट करे कि आपके पास जो T1, ये जो T2 ट्रेट है, इट री एवॉल्व्स इनटू T1, T4 एंड T6। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास दोबारा फिर से ओ ऑर्गेनिज्म का री इमर्जेंस हो जाए। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, सिमिलरली टेक द केस ऑफ द प्री मोलर। धीरे धीरे आपके दांतों का, आपके जो जबड़े का साइज है वो छोटा हो गया, और आपके पास जो है वो आपके प्री मोलर्स गायब होने शुरू हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्री मोलर्स जो है वो दोबारा फिर से आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट डोल्स रूल सेज। ठीक है, और इनकी जो रीजनिंग रही है वो बेसिकली ये रही है आपके पास जैसे ओ ऑर्गेनिज्म है, ओ ऑर्गेनिज्म इट इज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट। जब इसका एवोल्यूशन होता है, जब आपके पास ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो आपके पास बहुत सारे ओ की कॉपीज जो है वो बनेगी। ठीक है, एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज कि आपके पास, लेट से इसका केस लेते हैं, हम इस ओ का केस लेते हैं। ये जो ओ है इट विल गो इनटू अ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल नीश,
और वो जो है वो अपने ट्रेड्स को उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के हिसाब से जो है वो ढालना शुरू कर देगा। ठीक है, वो अपने ट्रेड्स को जो है वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के हिसाब से बनाना शुरू कर देगा। यहां पे अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर हमें दो लोगों के बीच में जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाई देता है। द फर्स्ट इज द होमो rodolfensis, the second is the homo erectus। तो होमो रोडोल्फेंसिस के अंदर बेसिकली यू हैव वेरी जनरलिस्टिक ट्रेट्स। जनरलिस्टिक ट्रेट्स का मतलब क्या है कि रोडोल्फेंसिस जो है वो बेसिकली, अगर इरेक्टस की बात करें तो इरेक्टस पूरी तरह से एनवायरमेंटली स्पेशलाइज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल इरेक्टस अगर यूरोप के अंदर हमें मिल रहा है हाइडलबर्जेंसिस मैन की तरह, जिसको हम यूरोपियन होमो इरेक्टस भी कई बार कह देते हैं, तो वहां पे अगेन उसका ही इज प्रॉपरली स्पेशलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ठीक है, वो बेसिकली जो है वो अगेन उसका जो हेड है वो ब्रैकिसेफेलिक है, करीनियल कैपेसिटी बड़ी हो चुकी है, दांत जो है वो उसके छोटे हो चुके हैं, उसका जो बिल्ट है वो अगेन बड़ा हो चुका है बिकॉज यूरोप के अंदर काफी ज्यादा ठंड है। तो आपको ठंड से बचने के लिए फैट मास अपना इंक्रीज करना पड़ता है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए जो बॉडी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना पड़ता है। अगर आप अफ्रीका की बात करो, अफ्रीकन एरेक्टस की बात करो, तो अगेन आपके पास जो है वो प्रॉपरली इन्वायरमेंटल अडेप्टेशंस दिखाई देंगी। एशिया के अंदर बात करो तो एशियन होमो इरेक्टस जावा मैन के अंदर पूरी तरह से इन्वायरमेंटली अडेप्टेड है। जो प्रोग्रेसिज्म है वो आपके पास आ चुका है, जो आपके पास ब्रो रिजेस हैं वो बड़े बड़े हैं, जो बिल्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि उस एनवायरमेंट के हिसाब से, उस टाइम के ऊपर जावा के एनवायरमेंट के हिसाब से वो चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास होमो रोडोल्फेंसिस है, ही इज वेरी जनरलिस्टिक इन नेचर। जनरलिस्टिक का मतलब क्या है, दैट द बिल्ट, जो उसकी बिल्ट है, इट इज नॉट वेरी लीन नीदर वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ट। ठीक है, दरमियाना है, बिल्कुल मीडियम बिल्ट है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास अगर उसकी क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो ना ही वो पूरी तरह से डॉलिगोसेफेलिक है, डॉलिगोसेफेलिक जो कि वार्म एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही स्पेशलाइज्ड होती है, ना ही वो जो है वो अगेन बड़ी है, ब्रैकिसेफेलिक है। ठीक है, मैं कुछ वर्ड्स को यूज करूंगा, इनको इग्नोर करना, जो बच्चे अभी बिगिनर्स हैं ना, तो इनको इग्नोर करना, आगे चल के ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ना ही उनका सर जो है वो ज्यादा लंबा है, ना ही जो है वो चौड़ा है, बिल्कुल बीच का है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे इवॉल्व्ड फ्रॉम द जनरलिस्टिक टाइप टू द स्पेशलिस्ट टाइप्स। ठीक है, और ये जो स्पेशलिस्ट टाइप्स हैं जब एनवायरनमेंट चेंज करता है, दीज स्पेशलिस्ट टाइप दे गो एक्सटिंक्ट, उनकी डेथ हो जाती है। बट ये जो जनरलिस्टिक टाइप्स हैं दे इवेंचुअली इवॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो स्पेशलिस्ट टाइप्स हैं बिकॉज दे गॉट एक्सटिंक्ट, इनकी डेथ हो चुकी है, तो ये जो जीन्स हैं, दीज जीन्स दे आर लॉस्ट, ये लूज हो गए। तो जब ये जो जीन पूल है ये पूरा का पूरा एक्सटेंट हो चुका है, ये जो जीन्स हैं ये लूज हो चुके हैं, तो हम दोबारा फिर से इस स्पीसीज से इस स्पीसीज की तरफ कैसे जा पाएंगे? दिस वॉज हिज रीजनिंग। ठीक है, कि जब आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर जो स्पीसीज हैं वो अपना फूड ढूंढने के लिए या फिर आपके पास सरवाइव करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सुपर स्पेशलाइज्ड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड इवेंचुअली एनवायरनमेंट का नेचर है कि एनवायरनमेंट चेंज करता है। जब एनवायरनमेंट चेंज करेगा तो आपके पास पूरी की पूरी स्पीसीज हु इज सुपर स्पेशलाइज्ड
अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल नीश दैट विल लूज। ठीक है, वो चली जाएगी। तो जब स्पीसीज ही चली गई तो उसका पूरा का पूरा जो जीन पूल है वो भी चला जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। जब जीन्स बची ही नहीं है तो किस तरह से आप ये बात कह सकते हो कि आपके पास जो है वो दोबारा फिर से वो ट्रेड्स आ जाएंगे? वो ट्रेड्स नहीं आ सकते हैं, बिकॉज जीन्स के सहारे ही ट्रेड्स आते हैं। ठीक है, दिस वॉज हिज रीजनिंग। ठीक है भाई, तो इससे आपके पास जो है वो डोल बेसिकली ये कहते हैं कि आपके पास एक्सटेंशन विल बी देयर और आप इरिवर्सिबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटेंशन के ऊपर सवाल उठाए गए कि जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशन हो। जैसे होमो इरेक्टस ने अपने आप को बचा लिया, कैसे बचा लिया? विद द हेल्प ऑफ टूल्स। ठीक है, तो कल्चर वगैरह के सहारे उसने बचा लिया। तो फिर से जो है वो ये बात आती है कि अगर एक्सटेंशन ना हुई तो क्या वो इरिवर्सिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती? तो इस चीज को समझाने के लिए 2009 की एक प्रोटीन स्टडी जो है वो हमारे सामने आती है। दो हजार नौ के अंदर एक प्रोटीन स्टडी जो है वो की गई। तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या किया, तो इसके अंदर जो है वो मैंने प्रॉपरली इसके बारे में लिखा है कि क्या स्टडी जो है वो हुई। इट एग्जामिन्ड द हार्मोन रिसेप्टर दैट हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल प्रोटीन and was able to bind the hormones into a new protein that was specifically a single hormone। इतना करने की जरूरत नहीं है कि क्या था क्या नहीं था। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम समझा देंगे बाद में, समझ आप एक बार ये कर लो अच्छे तरीके से। हाँ, ये पूरी प्रोसेस पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली नहीं हो पाता है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम इट्स अनदर फिनोमेना। ठीक है, तो वो अगेन एक्सटेंशन को और री इमर्जेंस को बताता है। ठीक है, उसके लिए हम सेल्टेशंस को यूज करते हैं, बट अगेन इट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो उसको मैंने साइडलाइन कर रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल गो इनटू द कोर जेनेटिक्स। ठीक है जी, और आपके पास 2009 के अंदर जो है वो प्रोटीन स्टडी की गई। तो प्रोटीन स्टडी के अंदर बेसिकली इतना आपको करने की जरूरत नहीं है कि हार्मोन रिसेप्टर्स ने किस तरह से इंगेज किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली हुआ क्या, दैट देयर वर टू प्रोटीन्स P1 and P2। P1 and P2 eventually, because of certain environment or certain mutations, they evolved into another proteins। let's say आपके पास जो है वो P3 and P4। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो P1 and P2 ये जो है वो बाकी और चीजों के अंदर जो है वो इवॉल्व हो गए। ठीक है, इस चीज को जो है वो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। इट वाज द स्टडी दैट वाज डन इन द कोलोराडो यूनिवर्सिटी। ठीक है, देन इवेंचुअली इन साइंटिस्ट ने इन प्रोटीन्स को पकड़ा, P1 and P4, P3 and P4 को, और दोबारा फिर से आर्टिफिशियली इन दी लेबोरेटरी कंडीशंस उन्होंने जो है वो बेसिकली P3 को दोबारा फिर से P1 के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की, P4 को P2 के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये देखा कि जब आपके पास एवोल्यूशन हुआ था तो एवोल्यूशन के अंदर देयर वर अदर प्रोटीन्स। लेट्स से आपके पास P डैश है, P डबल डैश है, ऐसे बहुत सारे और प्रोटीन्स थे जो कि इवॉल्व हो गए थे, जो कि बदल गए थे। और जब आपके पास उन्होंने आर्टिफिशियली भी इन प्रोटीन्स को रिकन्वर्ट करने की कोशिश की तो ये वाले जो प्रोटीन्स थे जो कि ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके थे उन्होंने जो है वो इनके अंदर दोबारा फिर से एबरेशंस कर दिए, दोबारा फिर से जो है वो इनको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोटीन स्टडी से ये पता चलता था
या फिर ये पता चला है कि जब आपके पास एवोल्यूशन होता है या फिर जब आपके पास चेंजेस होते हैं तो आपके पास सिर्फ कुछ ट्रेट्स ही या फिर आपके पास कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ही इवॉल्व नहीं होते, ठीक है, बट आपके पास जो है वो देयर आर अदर प्रोटीन्स ऑल्सो, ठीक है, जो कि आपके पास इवॉल्व हो रहे होते हैं। और जब आपके पास अगर आप इनको रिवर्स करने की भी कोशिश करते हो तो आपके पास जो है वो रिवर्सिबिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ दिस प्रोटीन स्टडी इज, ठीक है, कि जब आपके पास एवोल्यूशन होगा तो एवोल्यूशन पूरा का पूरा जीन पूल के ऊपर जो है वो जाएगा, सब जीन्स के अंदर एवोल्यूशन होगा। और आपके पास ये कह देना कि हम अब आर्टिफिशियली इन प्रोटीन्स को इस तरह से क्रिएट कर देंगे या फिर आर्टिफिशियली म्यूटेट कर देंगे जीन्स को, ऐसा जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन स्टडी हमें एक और चीज की तरफ इशारा करती है, एक और चीज जो है वो बताती है, वो ये है कि दिस प्रिंसिपल कि आपके पास जो है वो एक जीन एक ट्रेट को जो है वो बनाती है, ये प्रिंसिपल जो है वो गलत है, इट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। बेसिकली what our understanding is that there is a gene, वो जीन जो है वो एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, वो प्रोटीन जो है वो बेसिकली आपके पास जो बाकी ट्रेट्स हैं या फिर जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज, उनको बनाती है। इन मेटाबॉलिक पाथवेज की वजह से आपके जो ट्रेट्स हैं या फिर आपका बिहेवियर ट्रेट्स हैं या फिर आपके फिजिकल ट्रेट्स हैं वो बनते हैं। दिस इज द फिनोमेना। अब इन प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के अंदर देयर आर मेनी जीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। In these metabolic pathways, again there are many proteins that are involved. These genes, they are also involved in other production of the proteins. And आपके पास ये जो प्रोटीन्स हैं ये बाकी मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि आपके पास बाकी ट्रेट्स भी बनाएंगे और इन ट्रेट्स के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो हमने पहले एक बहुत सिंपलिस्टिक था एक दिमाग के अंदर हमें डायमेंशन हमारे अंदर जो है वो बना हुआ था कि आपके पास जो है वो एक जीन एक प्रोटीन बनाएगी, एक प्रोटीन जो है वो आपके पास थ्रू सर्टन मेटाबॉलिक पाथवेज एक ट्रेट बना देगा। ये बात जो है वो बिल्कुल गलत थी, ठीक है, इट वॉज इंटायरली रॉन्ग। रादर ऑन द अदर हैंड देयर इज होल वेब जो कि आपके पास इंटरकनेक्टेड होता है। एक जीन बहुत सारे प्रोटीन्स बनाती है और ऐसा नहीं कि आपके पास एक जीन ही एक प्रोटीन के अंदर इन्वॉल्व होगी, देयर विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर जीन्स आल्सो इन द मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो है वो सिर्फ एक मेटाबॉलिक पाथवे को नहीं चलाएगा, दैट विल बी इन्वॉल्व इन द मेनी मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। और वही मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं या फिर वही मेटाबॉलिज्म्स जो हैं वो आपके शरीर को आपकी बॉडी को जो है वो चलाएंगे। सो देयर इज अ वेरी इंट्रिकेट वेब। जब आपके पास एवोल्यूशन होता है या फिर जेनेटिक एवोल्यूशन होता है, वो सिर्फ एक जीन के ऊपर नहीं होगा, वो एक प्रोटीन के ऊपर नहीं होगा, इट इज ऑन द एंटायर मेटाबॉलिक पाथवेज, जिस वजह से जो एक इरिवर्सिबिलिटी है वो लेके आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, बट अगेन क्रिटिसिज्म जो है वो पूरी तरह से इसको या फिर इस लॉ को या फिर इस ऑब्जर्वेशन को पूरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर पाते। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला क्रिटिसिज्म है दैट वाज डन बाय फेरिस, जो ये ड्रोसोफिलिया के अंदर जो मैंने एक्सपेरिमेंट लिखा है, तो एक साइंटिस्ट हैं फेरिस, उन्होंने ये किया था। तो उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एवोल्यूशन कई बार एक ट्रेट के अंदर ही होता है,
ठीक है, ये भी उन्होंने नेचर बताया कि कई बार एवोल्यूशन जो है वो पूरे मेटाबॉलिक पाथवेज को या फिर पूरे प्रोटीन्स को चेंज नहीं करता है, वो कई बार एक पर्टिकुलर ट्रेट के अंदर ही हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने इसको ड्रोसोफिलिया के अंदर जो है वो दिखाया। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो दिखाया, दो थे ड्रोसोफिलिया के जो सेक्स कॉम्स थे। ड्रोसोफिला क्या होता है, एनीबडी ड्रोसोफिला बता सके? हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो सेक्स कॉम्स कौन से होते हैं कि उसके पंख के नीचे जो है वो छोटे छोटे से बाल होते हैं, दे आर नोन एज ई सेक्स कॉम्स। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो अगेन प्रोटीन्स के ऊपर काम किया ड्रोसोफिलिया के अंदर, और उन्होंने ये दिखाया कि कई बार क्या होता है कि आपके पास वो जो प्रोटीन्स के अंदर म्यूटेशंस होते हैं, वो म्यूटेशंस किसी और चीज को जो है वो बनाते बिगाड़ते नहीं है, और वो म्यूटेशंस दे आर वेरी इरिवर्सिबल। ठीक है, कि आपके पास अगर फ्रूट फ्लाई के खास करके जो है वो आपके पास अगर ड्रोसोफिलिया मलेरकोटलीना के अंदर जो है वो हम काम करें, तो हमें ये पता चलता है कि आपके पास जो प्रोटीन्स दे आर मेकिंग और द जीन्स दैट आर मेकिंग द सेक्स कॉम्स ऑफ द ड्रोसोफिला, तो आपके पास अगर वो स्लांटिंग बना रहे हैं तो कुछ अगली जनरेशन के अंदर दोबारा फिर से जो है वो वर्टिकल बन जाएंगे। तो ये कह देना कि एवोल्यूशन एक ट्रेट के ऊपर लगेगा और आपके पास वो एक प्रोटीन या फिर वो एक जीन बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को बना रहा होगा, ये कह देना जो है वो कुछ इंस्टांसेस के अंदर गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने फेरिस ने जो है ड्रोसोफिला के अंदर दिखाया। सिमिलरली द रिसर्च बाय कॉलिंस ऑन द डस्ट माइट्स। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कॉर्नर और किल्मोव ने जो है वो काम किया था डस्ट माइट्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि डस्ट माइट्स पहले फ्रीली लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, फिर उसके बाद वो पैरासाइट्स हो गई, अब दोबारा फिर से दे आर इन द फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने जो आपके पास लुई डोल थे, तो डोल का मानना था कि अगर आपके पास एक एनवायरमेंट E1 है, फिर उसके बाद E2 एनवायरमेंट आया, तो दोबारा फिर से जो है वो E1 नहीं आ सकता है। ठीक है, एनवायरमेंट दोबारा फिर से अपने आप को मिमिक नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है वो इनका मानना था। तो माइट्स के अंदर स्टडी की गई, तो माइट्स के अंदर स्टडी करके जो है वो अगेन किल्मोव ने जो है वो इस चीज को क्रिटिसाइज करके दिखाया कि आपके पास जो माइट्स हैं वो पहले फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुआ करती थी, फिर पैरासाइट्स बनी, अब दोबारा फिर से जो है वो दे आर द फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगेन उन्होंने एनवायरमेंटल नीश के ऊपर भी काम किया माइट्स के। तो उन्होंने कहा कि जो एंशियंट एनवायरमेंटल नीश है वो अपने आप को मिमिक कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, कि एनवायरमेंट वैसा दोबारा फिर से जो है वो इनको मिला है, जिस वजह से दोबारा फिर से दे आर लिविंग एज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन देर आर मेनी एक्सेप्शंस टू दिस पर्टिकुलर लॉ। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एक्सेप्शन इट वॉज गिवन बाय कॉलिंस एंड किपरानी। तो कॉलिंस जो है वो अगेन आपके पास गैस्ट्रोपॉड्स के अंदर काम करते हैं। हु आर गैस्ट्रोपॉड्स? जहां जिस कैटेगरी के अंदर आपके पास स्नेल्स आ जाती हैं। ठीक है, जो आपके पास ये स्नेल्स वगैरह ये सारी आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने दिखाया कि किस तरह से आपके पास कुछ स्नेल्स जो है वो अपनी शेल को दोबारा फिर से लेके आई हैं, कि आपके पास पहले उनके पास क्वाइल शेप की शेल हुआ करती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आपके पास ये एक कोनिकल शेप की शेल के अंदर जो है वो बदल गई, फिर दोबारा फिर से जो है वो अब उनके अंदर जो है वो क्वाइल शेप की शेल आई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेट्स जो है और आपके पास जो पर्टिकुलर म्यूटेशंस हुई उनके अंदर, तो वो म्यूटेशंस जो है वो शेल के रिगार्डिंग ही थी सिर्फ। ठीक है, इसी चीज के ऊपर जो है वो आपके पास गेल्स, फ्रिट्सन गेल्स इस चीज को जो है वो बताते हैं कि आपके पास जो है वो बहुत बार
ये चीजें देखी जाती हैं कि जो हम क्लासिफिकेशंस करते हैं या फिर जो आपके पास मेटाबॉलिक पाथवेज की हमने बात की ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो अपने आप को मिमिक कर जाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपके पास इफ यू नीड अ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे M1, ये जो है वो P1 प्रोटीन से भी बन सकता है, P2 प्रोटीन से भी बन सकता है, और आपके पास कुछ प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, P3 P4 से भी बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि आपके पास बेसिकली ट्रेट कैसे बन रहा है, हाउ अ पर्टिकुलर ट्रेट इट इज बीइंग जनरेटेड, इट इज थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवेज। अब आपके पास गेल्स जो है इस चीज को समझाते हैं कि दिस मेटाबॉलिक पाथवे इट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द P1 प्रोटीन, इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड फ्रॉम आपके पास लेट से P3 एंड P4 प्रोटीन, इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड फ्रॉम P5 P6 P7 प्रोटीन। ठीक है, तो आपके पास देयर आर मेनी चांसेस कि आपके पास जो है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इट इज ओन अ सिंपल चांस। ठीक है, आपके चांस के ऊपर यह डिपेंड करता है कि कौन सा पाथवे क्रिएट हो रहा है, जो पाथवे क्रिएट होगा वैसा आपको ट्रेट मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो इन्होंने कहा कि शेल्स आना, दोबारा फिर से शेल्स बदल जाना, दोबारा फिर से वैसा शेल आ जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा फिर से जो है वो उस प्रोटीन को बना रहे हो या फिर जीन जो है वो दोबारा फिर से बन रहा है, बट रादर इट इज अ चांस कि दोबारा फिर से वैसी वैसी चीजें जो है वो आपके पास आ रही हैं। ठीक है, तो सिमिलरली वी सी द विंग्स इन द सिक इंसेक्ट्स, सिमिलरली वी सी आपके पास जो है वो लॉस्ट टोज, वी सी आपके पास ओवोपैरिटी इन द लिजर्ड्स। ऐसी चीजें आती रहती हैं, दोबारा से जो है वो आपके पास कुछ ट्रेट्स बनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे कारणों के अंदर एक सिंपल मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो बन सकता है, और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे स्पीसीज हैं, तो कई बार चांस जो है वो भिड़ जाता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? डोल्स रूल भाई समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है अगेन दोबारा फिर से आई विल ट्राई कि ये जो है वो आपके पास जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए आपका लेक्चर। इसको दोबारा फिर से देख लेना और अगेन इसको जो है वो रीड कर लेना यहां से। ठीक है, आपके हैंड आउट से। ठीक है, डू नॉट पॉन्डर अपॉन द नेम ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट और द नेम ऑफ द स्कॉलर। ठीक है, नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैकेनिज्म एंड द कंसेप्ट इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको इसलिए मैं अच्छे तरीके से करवा रहा हूं, ऑल्दो क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं इससे, बट यूपीएससी का कुछ पता नहीं चलता है कि यूपीएससी जो है वो कहे कि अच्छा इस चीज में से जो है वो सवाल नहीं पूछे गए हैं, और अब जो है वो मैं कुछ बहुत भारी भड़कम अच्छे से सवाल पूछ लेता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा पेपर के अंदर कि देयर वाज अ टॉपिक इन द रिसर्च मेथड्स, कि रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रिसर्च से क्वेश्चन या तो टेक्निक से पूछे जा रहे थे या फिर फील्ड वर्क मेथड से पूछे जा रहे थे। आपके पास 1992 के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑन दी मेथडोलॉजी, पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म वगैरह, तब इतनी पहले जो है वो सवाल वो पूछा गया था। ज्यादातर वो फील्ड वर्क ट्रेडिशन कैसे किया जाता है, या फिर आपके पास अलग अलग मेथडोलॉजी क्या होती है, मेथड क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, टेक्निक क्या है, तीनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सैंपलिंग कैसे की जाती है, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया था, जो कि इस बार दोबारा फिर से उन्होंने रिपीट किया। वो क्वेश्चन था रेपिटिशन, 1990 की रेपिटिशन थी वो, इतना पुराना क्वेश्चन इस बार रिपीट कर दिया। ठीक है, कभी उन्होंने एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा था कि आपके पास जो है वो डेटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कभी नहीं क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा भी गया होगा तो इट वुड बी वेरी एम्बिगुअस,
कि सिंपल तरीके से आपके पास डेटा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, ये बता दो। पिछले साल क्वेश्चन पूछा, राइट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ द डेटा, एनालिसिस एंड कलेक्शन ऑफ द डेटा। ठीक है, तो अब यूपीएससी जो है उसने एक बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पकड़ लिया वहां से। तो ऐसा जो है वो, दिस इज नॉट द रूल ऑफ थंब कि हमेशा आपसे वही सवाल पूछा जाएगा जो कि बार बार रिपीट होता आ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। ठीक है, पेपर सेकंड ने हमें ये तो बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप करके जाते हो वो जो है वो अगेन आपकी मुद्दा सॉल्व नहीं करने वाला है। योर टाइम इज टू प्रीशियस, और इसको जो है वो अगेन थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दो। ठीक है, देन उसके बाद अगला रूल आता है, दैट इज नोन एज द कॉप्स रूल। तो कॉप्स रूल जो है वो बेसिकली ये कहता है कि आपके पास ओवर द, इट वाज गिवन बाय डिंकर कॉप। तो कॉप का रूल जो है वो ये कहता है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इट विल इंक्रीज। दिस इज अ सिंपल कॉप्स रूल। ठीक है, तो बेसिकली एडवर्ड कॉप एक पेलियंटोलॉजिस्ट थे। पेलियंटोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि आपके पास फॉसिल्स की स्टडी करता है। तो एडवर्ड कॉप जो है वो, उन्होंने मैमल्स के फॉसिल्स की जो है वो स्टडी की। ठीक है, और उन्होंने प्लाइस्टोसीन के अंदर जो है वो ज्यादातर अपना काम किया। तो मैमल्स के फॉसिल के अंदर उन्होंने बताया कि आपके पास जो मैमल्स हैं उनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड इवेंचुअली आपके पास, जैसे उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन की बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके पास पहले जो है वो 4 फुट कुछ इंच की हाइट हुआ करती थी, 5 फुट की हुई, फिर एवरेज हाइट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन इंक्रीजिंग। सिमिलरली उन्होंने बाकी मैमल्स की जो है वो बात की, कार्निवोर्स की बात की। तो उन्होंने कहा कि अगेन उनकी जो साइज है, उनका जो बॉडी का साइज है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉप्स रूल को जो है वो स्टडी किया जाना शुरू कर दिया जाता है, एकेडमिक्स के अंदर उसको स्टडी किया जाता है। और एकेडमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल्सो द हर्बीवोर्स, द हॉर्सेस। अगर हॉर्स के इंसेस्टर की बात की जाए तो हॉर्स का जो इंसेस्टर था उसका साइज काफी छोटा था। ठीक है, जो आपके पास कैमल था, कैमल के इंसेस्टर का साइज काफी छोटा था। जिराफ के इंसेस्टर का साइज जो है वो काफी छोटा हुआ करता था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर साइजेस इट हैज इंक्रीज्ड। टॉर्टवाइज की बात की जाए, क्रोकोडाइल की बात की जाए, अगेन उनके इंसेस्टर जो है दे वर स्मॉल, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर साइज इट हैज इंक्रीज्ड। इवन क्रोकोडाइल्स की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि उनके जो इंसेस्टर्स थे दे वर एट द साइज ऑफ अ लिजर्ड, छिपकली जैसा साइज हुआ करता था उनका। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका जो साइज है वो इंक्रीज हुआ है। टेक द केस ऑफ द प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का जो साइज है, जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे, हम लोगों के जो एंसेस्टर हुआ करते थे, उनका साइज एक गिलहरी जितना था, स्क्वल के साइज के थे वो। गिलहरी, बड़ी गिलहरी नहीं, छोटी गिलहरियों जितने, प्लेसिड एपिफॉर्म्स वगैरह, गिलहरियों के साइज के थे वो लोग। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आपके पास सिमिलरली टेक द केस ऑफ द डायनासोर्स। डायनासोर्स के जो आपके इंसेस्टर्स हैं वो भी हम यही मानते हैं कि उनका साइज भी जो है वो बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव आल्सो इंक्रीज द साइज। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो आपके पास किंग सॉल्वर ने, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने काफी एक्सटेंसिवली काम किया है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इस चीज को दिखाया कि आपके पास जो है अगेन जो साइज है वो इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज क्यों करता है, उन्होंने बेसिकली ये बताया कि साइज, अगर आपकी बॉडी के साइज की बात की जाए तो आपकी बॉडी का साइज जो है वो 3 चीजें डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी और द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द किंग सॉल्वर।
तो वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो आपका साइज सर्वाइवल को डिसाइड करेगा। आपका साइज जो है वो अगेन आपकी मेटिंग सक्सेस को डिसाइड करेगा। आपका साइज जो है वो आपकी फिकिंडिटी को जो है वो डिसाइड करेगा। मेटिंग सक्सेस एंड फिकिंडिटी दे आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, ये तीन चीजें जो है वो साइज डिसाइड करता है। सर्वाइवल के लिए उन्होंने जो है वो एक उदाहरण दी, दैट इन द जुरासिक पीरियड डायनासोर्स हुआ करते थे। अब आपके पास डायनासोर्स इन द जुरासिक पीरियड दे वर एबल टू सर्वाइव बिकॉज उनका साइज काफी बड़ा था। ठीक है, बिकॉज उनका साइज काफी बड़ा था, इस वजह से दे वर एबल टू प्रक्योर मोर फूड, दे वर एबल टू ईट मोर फूड। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी छोटे छोटे जानवर थे वो बाकी जो है वो फूड वगैरह उन चीजों को जो है प्रक्योर नहीं कर पाए। एंड इवेंचुअली उनकी सर्वाइवेबिलिटी डायनासोर्स वगैरह की वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से वो लोग कंपटीशन जीत गए। ठीक है, on the other hand similarly take the case of the mating success and fecundity especially in the carnivores animals। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दैट जितना बड़ा आपके पास आपका साइज होगा, आपकी बॉडी का साइज होगा, उतना ही आपका मेटिंग सक्सेस रहेगा। ठीक है, या फिर आपकी फेकेंडिटी जो है वो उतनी ज्यादा रहेगी, उतने ज्यादा बच्चे जो है वो आप अकमुलेट कर पाओगे और बच्चे जो है वो आप पैदा कर पाओगे, हेल्दी बेबीज। तो वो जो है वो एक डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं, और डॉग का एग्जाम्पल देते जो बताते हैं कि आपके पास जो डॉग्स के जो जो वो पपीज जो है वो इतने सारे पैदा हो जाते हैं एक बार में ही, तो बेसिकली उनकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत कम रहती है। कारण जो है वो उसकी सर्वाइवेबिलिटी का वो ये बताते हैं कि जब वो पैदा होते हैं सो वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, because they are not fully developed, so eventually some of the puppies they are not able to withstand the pressure of the environment, and eventually because of that they die out। on the other hand अगर यही हम डॉग के साइज को बड़ा कर दें तो आपके पास जितने पपीज जो है वो पैदा होंगे तो वो उनकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज वो डेवलप्ड फॉर्म के अंदर जो है वो पैदा होंगे, उनको ज्यादा टाइम जो है वो उस बॉडी के अंदर मिल जाएगा, बॉडी पपीज को अच्छे तरीके से कम्युलेट कर पाएगी, ज्यादा टाइम के लिए उसको जो है वो जेस्टेशन पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थस द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द इन्फेंट्स इट विल इंक्रीज। और इस चीज को इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो दिखाया, खास करके कार्निवोर्स के अंदर और हर्बीवोर्स के अंदर जो है दिखाया, खास करके मैमलियन पॉपुलेशन के अंदर दिखाया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो सक्सेसफुल मैमलियन पॉपुलेशन है उसका सबसे बड़ा निर्णायक जो है वो यही होता है, सबसे बड़ा उनका यही एक चीज होती है कि उनका जो साइज है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द कोप्स रूल्स आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो एक्सेप्शन बनता है दैट इज द इंसेक्टिवोर्स मैमल्स, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब कीड़े आपको कहां पे मिलेंगे? कीड़े आपको मिलेंगे होल्स के अंदर। अगर आपका साइज बड़ा हो गया तो आपको होल्स के अंदर आप किस तरह से जा सकोगे? ठीक है, आप होल्स को डिग भी किस तरह से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इवेंचुअली यू विल स्टार्ट टू डाई आउट। ठीक है, तो अगेन इंसेक्टिवोरस मैमल्स के अंदर जो है वो आपको ये दिखाई देता है। देन सिमिलरली उनका जो साइज है इंसेक्टिवोरस मैमल्स का वो जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। देन सिमिलरली टेक द केस ऑफ द फ्लाइंग मैमल्स लाइक बर्ड्स एक्सेट्रा, तो वहां पे अगेन अगर बॉडी साइज बड़ा हो गया, बॉडी मास बड़ा हो गया, तो आप किस तरह से उड़ पाओगे? ठीक है, तो अगेन उनका साइज जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, देन उसके बाद सिमिलरली इन द कार्निवोर्स एनिमल्स और द कार्निवोर्स मैमल्स,
ठीक है। अब कार्निवोरस मैमल्स के अंदर जो है वो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या देखा है, दैट इन द प्लास्टोसीन एरा, प्लास्टोसीन एरा वो वक्त था जब आपके पास क्लाइमेट ठंडा हुआ करता था, व्हेन द क्लाइमेट वाज कोल्ड। तो कार्निवोर्स के अंदर जब क्लाइमेट ठंडा हुआ करता था तब साइज इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने का कारण ये था बिकॉज ठंडे क्लाइमेट के अंदर जो बड़े वॉल्यूम वाले एनिमल्स हैं या फिर जो बड़े वॉल्यूम वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे तरीके से रह पाते हैं, क्योंकि वो फैट को अच्छे तरीके से बर्न कर पाते हैं एंड इवेंचुअली दे आर एबल टू सर्वाइव। तो वहां पे उनका साइज इंक्रीज होता है। प्लस इन द प्लाइस्टोसिन एरा यू हैव द बिगर एनिमल्स टू हंट, यू हैव मैमथ्स। अब मैमथ्स को अगर एक सेबर टूथ जो है वो हंट कर देता है तो अगेन आपके पास उसके पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा फैट मास है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं खाने के लिए, तो वो अपने आप को जो उसका बड़ा साइज है उसको मेंटेन करके रख पाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड जब प्लास्टोसीन चला जाएगा, जब मैमथ चले जाएंगे, जब आपके पास छोटे छोटे एनिमल्स जो है वो हंट करने के लिए रह जाएंगे, तो आप इतने बड़े मास को कैसे रख पाओगे, तो आपका जो साइज है वो छोटा होता है। तो कार्निवोर्स मैमल्स के अंदर आफ्टर द प्लास्टोसीन वी हैव सीन कि उनका साइज बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, उनका साइज जो है वो छोटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास साइज कई बार डिक्रीज भी हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने जो है देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर द इंक्रीज इन द साइज। जो पहला रीजन है दैट इज पर्टिकुलरली इन द प्लाइस्टोसीन, इन द यूरोप प्लाइस्टोसीन स्पेशली, तो वहां पे देयर वाज कोल्ड क्लाइमेट। तो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि एक एनवायरमेंटल अडेप्टेशन होता है कि कोल्ड क्लाइमेट के अंदर जो ज्यादा वॉल्यूम वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से हमें ये पता चलता है कि उनका साइज जो है वो इंक्रीज होता है। देन द सेकेंड रीजन इट इज द कार्निवोर इन एडवांटेज। जितना बड़ा आपका साइज है, अगेन इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया, जितना बड़ा आपका साइज है उतनी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगी, स्पेशली इन दी कार्निवोर्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को जो है वो आप खा सकोगे। ठीक है, देन उसके बाद सिमिलर इज द केस विद द एग लेइंग मैमल्स। ठीक है, तो अगर आपके पास आपका साइज बड़ा है तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल प्लेसिडेपिफॉर्म्स, तो आपके पास जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप अंडे प्रोड्यूस कर पाओगे इफ यू हैव मोर साइज। ठीक है, अगर कोई बता सकता है एनी एग्जांपल ऑफ द एग लेइंग मैमल? प्री के अंदर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। हाँ, प्लेटिपस। ठीक है, तो हम यही बिलीव करते हैं कि प्लेटिपस का साइज जो है वो अगेन इट हैड इंक्रीज्ड। ओके, तो सो बेसिकली दीज आर द रीजंस जिस वजह से वी बेसिकली बिलीव कि आपके पास जो साइज है इट विल इंक्रीज। ठीक है, नाउ देयर आर सम क्रिटिसिज्म्स। पहला है जो कि क्रिटिसिज्म गोल्ड ने भी किया है और जबलॉन्स्की ने किया है। दीज टू नेम्स दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन नामों को हम आगे चल के बहुत जगह के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, गोल्ड को और जबलॉन्स्की को। ठीक है, जब सिकल सेल एनीमिया वगैरह हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के अंदर जाके, तो मैम बार बार जो है वो जबलॉन्स्की की बात करूंगा। ठीक है, सिमिलरली गोल्ड की जो है, स्टीफन गोल्ड की बहुत बार जो है वो हमने कैटास्ट्रॉफिक एवोल्यूशन के अंदर बात कर चुके हैं, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के अंदर जो है हम बात कर चुके हैं। स्टीफन गोल्ड को आगे भी बार बार डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि आपके पास ये जो रूल है इट इज नॉट नो अदर देन द एनवायरमेंटल अडेप्टेशन।
ठीक है, कि आपके पास देयर इज एनवायरमेंटल अडेप्टेशन। एनवायरमेंटल अडेप्टेशन ये है कि अगर आपका क्लाइमेट वार्म होगा तो आपका जो साइज है वो स्लेडर हो जाएगा, आप पतले हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका क्लाइमेट जो है वो आपके पास कोल्ड हो जाएगा तो इवेंचुअली इट इज सीन दैट आपके जो बॉडी का साइज है इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज। तो आपके पास दिस इज ओनली द एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस। तो जब हम प्लाइस्टोसीन की बात करते हैं तो प्लाइस्टोसीन के अंदर हमें यह दिखाई देता है कि आपका जो साइज है या फिर आपकी जो बॉडी का मास है वो इंक्रीज करता है। जब प्लाइस्टोसीन चला जाता है और क्लाइमेट जो है वो आपके पास मॉडरेट से वार्म होना शुरू हो जाता है, तब आप देखते हो कि जो साइज है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। सिमिलरली ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ द जोरासिक एरा। अब जोरासिक एरा के अंदर बेसिकली आपके पास अगेन मॉइस्चर इज मोर, ऑक्सीजन कंटेंट इज मोर। तो अगेन बेसिकली बिकॉज ऑफ सॉरी मॉइस्चर इज मोर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है इट इज इन दैट इक्विलिब्रिया कि आपके पास जो है वो अगेन जो बायोमास है इट इज ब्लूमिंग। बिकॉज ऑफ दैट आपके पास द फूड अवेलेबिलिटी इट इज मोर। बिकॉज ऑफ द फूड अवेलेबिलिटी तो आपके पास जो है वो अगेन जो डायनासोर्स हैं उनका साइज इंक्रीज होता है, मैमल्स का साइज इंक्रीज होता है, कार्निवोर्स का साइज इंक्रीज होता है। बट जैसे ही ये एरा चला जाता है द साइड्स अगेन स्टार्ट टू डिक्रीज। ठीक है, तो आपके पास जबलॉन्स्की मानते हैं और स्टीफन गोल्ड मानते हैं कि इसके लिए अलग से लॉ बनाने की जरूरत ही क्या थी, भाई सिंपल एनवायरमेंटल अडेप्टेशन है ये तो। ठीक है, तो इसीलिए जबलॉन्स्की का काम हम आपके एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने सिंपल इसको एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस की तरह से ही जो है वो बताया है। ठीक है, वो ये कहते हैं दैट दिस इज द आर्टिफैक्ट ऑफ द पैसिव एवोल्यूशन ओनली, कि आपके पास हर एक जीव के अंदर ऐसी चीजें होती रहती है, बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगेन तो इसी तरह से जो है वो आपके पास एलरॉय ने बताया है इसी चीज को कि ऐसे जो क्लेड्स हैं, ऐसे जो वेरिएशंस हैं, क्लेड्स की जगह पे वेरिएशंस लिख लीजिए, ऐसे जो आपके पास वेरिएशंस हैं ये तो आपके पास ऑर्गेनिज्म से होते ही रहते हैं। ऐसी जो है वो इसके अंदर कोई लॉ बनाने की कोई खास जो है वो बात नहीं है। देन सिमिलरली देयर इज कंपटीशन एंड इकोलॉजिकल प्रेशर। जब कंपटीशन जो है वो अगेन थोड़ा सा कम होता है तो आपके पास जो है वो अगेन आपके पास यू हैव द बिगर साइजेस। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास आर्नोल्ड ने यही चीज लिखी है दैट देयर इज काउंटर सिलेक्शन फॉर द स्मॉलर साइज may occur when the size limits are reached or when the ecological pressure such as the limited resources etc आपके पास जो है it comes into the play। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा, अर्नोल्ड ने कहा कि आपके पास अगर आप जुरासिक एरा की बात कर रहे हो तो जुरासिक एरा के अंदर आपके पास पानी में रहने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जिनका साइज बहुत बड़ा था। ठीक है, आप ये मानते हो। ऑन दी अदर हैंड देयर वर दीज ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज जो है वो बहुत छोटा था, लिजर्ड के साइज वाले थे या फिर उससे भी छोटा साइज था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ कैटास्ट्रॉफी अकर्ड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ठीक है, जिसको हम जो है मानते हैं कि कोई एस्ट्रॉयड वगैरह स्टक हो गया या फिर कोई कैटास्ट्रॉफी आ गई। ठीक है, तो उस कैटास्ट्रॉफी की वजह से बहुत सारी जो वनस्पति है, बहुत सारा जो बायोम है वो डिस्ट्रॉय हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंपटीशन इट स्टार्टेड। अब रिसोर्स कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इस कंपटीशन की वजह से इवेंचुअली होगा क्या, दैट people or the organisms they will start fighting for a very few resources।
ठीक है। और इस वजह से आपके पास जो बड़े बड़े साइज वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको अपनी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा फूड चाहिए, वो अपनी बॉडी को ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। दे विल स्टार्ट टू डाई आउट। ऑन दी अदर हैंड, जो आपके पास जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑन दी स्केल ऑफ अ लिजर्ड, तो वो जो है वो अगेन अपने आप को जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, अच्छे तरीके से जो है वो अपने आप को होल्ड कर पाएंगे। ठीक है। एंड इवेंचुअली जब आपके पास दोबारा फिर से वनस्पति ग्रो करेगी, दोबारा फिर से बायोम ग्रो करेगा, दे विल हैव मोर फूड टू ईट एंड हेंस दे विल इंक्रीज इन साइज। ठीक है। तो इट इज अ सिंपल इकोलॉजिकल प्रेशर, इट इज ऑलवेज अबाउट अ वेरी सिंपल इकोलॉजिकल प्रेशर, कि आपके पास जो साइज है वो कभी डिक्रीज करता है, कभी इंक्रीज करता है। ठीक है। तो आर्नोल्ड कहते हैं कि इसके लिए अलग से लॉ बनाने की क्या जरूरत है, इट इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ द एवोल्यूशन। और ये जो इतना सिंपल मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का, ये हमेशा होता रहता है। और आर्नोल्ड का यही थीसिस जो है वो हमें बेसिकली, जो आपने शैलजा कहा था पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, उसके बारे में बताता है। ठीक है। कि आपके पास कैटास्ट्रॉफी होती है, कैटास्ट्रॉफी इट इज ऑन द इकोलॉजिकल लेवल। एकदम से कुछ ना कुछ चेंज आ गया, एकदम से जो है वो टेक्टोनिक प्लेट खिसक गया, एकदम से एक रिवर था, उस रिवर ने अपना कोर्स जो है वो डाइवर्ज कर लिया। ऐसी कैटास्ट्रॉफी जो है वो इकोलॉजिकल सेंसेस के अंदर आती रहती है। और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो है वो उस वजह से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनकी पॉपुलेशन भी सर्वाइवल के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है, उनके लिए फूड के रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कॉप्स रूल को जो है वो बेसिकली जबलॉन्स्की ने और आपके पास आर्नोल्ड ने जो है वो क्रिटिसाइज किया है। अब बेसिकली जो है वो हम इस चीज को एज एन एनवायरमेंटल अडेप्टेशन ही मानने लगे हैं। अब अगला रूल आता है, दैट इज द गॉस रूल। ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई डाउट भाई? द नेक्स्ट रूल, इट इज द गॉस रूल। ठीक है। गॉस रूल की अगर ओरिजिन की बात की जाए, इट वाज गिवन इन 1934। गॉस रूल का जो ओरिजिन हुआ था, इट वाज फ्रॉम द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन ने क्या कहा, दैट देयर इज कंपटीशन और देयर इज स्ट्रगल ऑफ और द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या फिर एग्जिस्टेंस की स्ट्रगल के अंदर बेसिकली होता क्या है, देयर इज, और फॉर द स्ट्रगल देयर इज एनॉर्मस कंपटीशन। और उस कंपटीशन की वजह से कुछ लोग कंपीट कर पाते हैं, कुछ लोग जो है वो कंपीट नहीं कर पाते, ये लोग जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अब ये जो है वो बेसिकली डार्विन का एक पर्सपेक्टिव था। ठीक है। कि स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के लिए, कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन में कुछ सरवाइव होंगे, कुछ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इस चीज को जो है वो अगेन दुनिया भर के अंदर मान्यता मिलती है, दुनिया भर के अंदर जो लोग हैं वो मानते हैं। फिर उसके बाद 27 के अंदर और आपके पास 1917 के अंदर ग्रीनल आते हैं, और आपके पास 27 के अंदर एल्टोन आते हैं। वो बेसिकली अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं। उनका ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि आपके पास एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रहेगा। ठीक है। एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, दो ऑर्गेनिज्म रहने जो है वो पॉसिबल नहीं है। 1917 के अंदर ग्रीनल का यही ऑब्जर्वेशन आता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो 27 के अंदर एल्टन का सिमिलर ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास बनता है। ठीक है। जिस वजह से वी
स्टार्ट टू ऑब्जर्व कि आपके पास जो है वो एक एनवायरमेंटल नीश इज इक्वल टू वन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो थ्योरीज हैं, ये दो दो डेवलपमेंट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन करती हैं, और बेसिकली जो है वो हम गॉस रूल को जो है वो यहां से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, या फिर गॉस जो है वो अपना रूल जो है वो बना पाते हैं। वो कहते हैं दैट आपके पास, लेट से देयर इज वन एनवायरमेंटल नीश, एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर बेसिकली आपके पास लेट से देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स। These two organisms, they will compete with each other, they will fight for their existence, and then in these two organisms कुछ organisms के पास अच्छे traits होंगे, उन अच्छे ट्रेड्स की वजह से वो कंपटीशन जो है वो जीत जाएगा, एंड उनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऑर्गेनिज्म के पास, आपके पास जो ट्रेड्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे, और अगेन उनकी जो पॉपुलेशन है वो जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगेन दिस ऑर्गेनिज्म, व्हेन दीज टू ऑर्गेनिज्म दे बिलोंग टू वन स्पीसीज। ठीक है, अब ये मत कह देना कि आपके पास जो एक डियर है और एक जो लायन है वो सेम एनवायरमेंटल नीश के अंदर तो है, मैं एक स्पीसीज के अंदर बात कर रहा हूं। ठीक है, इट इज इन वन स्पीसीज। ओके, तो इसकी जो आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था, इट वाज गिवन बाय वोल्टेरा। तो वोल्टेरा ने बेसिकली एक और एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो अगेन आपके पास गॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज इन द हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इट इज नोन एज द पैरामीशियम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कह लीजिए, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है कि आपके पास दो पैरामीशियम की स्पीसीज को जो है वो लिया गया। एक पैरामीशियम की स्पीसीज जो थी दैट वाज नोन एज द पैरामीशियम ऑरेलिया, दूसरी थी आपके पास पैरामीशियम कॉडेटम। ठीक है, दोनों को पहले सेपरेटली कल्चर किया गया, तो हमने ये देखा कि दोनों की जो पॉपुलेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। फिर उसी पॉपुलेशन में से हमने दोनों को जो है वो एक जगह के ऊपर कल्चर किया, तो हमें यह पता चला कि आपके पास जो पैरामीशियम कॉडेटम है वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है, ऑन दी अदर हैंड ऑरेलिया की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कंपटीशन, इट इज अ रियलिटी, कंपटीशन असल में होता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। दूसरा, धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्रीज करने का ये मतलब है कि आपके पास जो है वो धीरे धीरे, और एक स्पीसीज, एक आपके पास सब स्पीसीज की पॉपुलेशन इंक्रीज करने का और दूसरी का डिक्रीज करने का मतलब ये है कि उस कंपटीशन की वजह से एक को फायदा हो रहा है और दूसरा जो है वो आपके पास लॉस की तरफ जो है वो जा रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को जो है वो ऑब्जर्व किया गया आपके पास लॉटका ने जो है वो ऑब्जर्व किया, और उन्होंने जो है वो ये ग्राफ्स बनाए हैं। ठीक है, सो मैंने जो है वो ये ग्राफ्स आपको दिए हैं। सो दैट इज नेम्ड एज अ फिगर नंबर 1 इन योर नोट्स, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको रेफरेंस बनाना है, यू विल ड्रॉ दीज ग्राफ्स। ठीक है, भाई समझ में आ गई ये बात? जी जी, नहीं नहीं, इंटरस्पीसीज की बात नहीं हो रही है। ओके,
नहीं, रिगार्ड इट एज द, ये इंटर स्पीसीज की ही बात है, हो रही है वैसे तो यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, आपका भी बिल्कुल सही बात है, ये तो एक जीनस हो गया, तो टेक्निकली देयर इज अ मिस्टेक। ठीक है, तो आपके पास ओरेलिया एंड कॉर्डेटम, बट आपके पास प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके पास इन्होंने जैसे रिगार्ड किया था इसको, जो है वो दोनों को एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की तरह से ही जो है रिकॉर्ड रिगार्ड किया गया था। वैसे आपकी भी बात सही है दैट दोनों जो है वो दे आर डिफरेंट स्पीसीज। हम्म। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो हाँ, एग्जैक्टली दिस इज एट द स्पीसीज लेवल। ठीक है, फिर तो देन इट इज ऑल सब्सटेंशिएटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाता हूँ। हाँ, ठीक है, पैरामीशियम ऑरेलिया एंड देर इज पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ का मानना है कि आपके पास एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, इसके अंदर देर आर टू स्पीसीज, स्पीसीज S1 एंड S2। ठीक है, वो जो है वो एक रिसोर्स के लिए जब फाइट करेंगी, तो आपके पास देर विल बी ओनली वन स्पीसीज इन इट, कि जो आपके पास जो है वो आगे चल के सरवाइव कर पाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो लेट्स से स्पीसीज S1 इट इज सर्वाइविंग, और आपके पास जो है वो स्पीसीज S2 जो है वो आपके पास धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती चली जाएगी, और देन इवेंचुअली हो सकता है कि इसका जो है वो एक्सटिंक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपके पास जो है ये किसकी बात कर रहा है? स्पीसीज लेवल के ऊपर होने वाले कंपटीशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास जो है वो आपके पास जो ऑरेलिया है और जो कॉर्डेटम है, दे आर टू स्पीसीज, दोनों के अंदर जो है वो कंपटीशन हो रहा है, और इसके अंदर जो है वो बेसिकली कॉर्डेटम जीत रहा है, ऑरेलिया जो है वो हार रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली आई थिंक दिस इज साउंड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने वही तो बात की ना कि स्पीसीज के लेवल के ऊपर ये होगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आप ये कह दीजिए कि आपके पास डियर और लायन जो है वो एक नीश का हिस्सा है, तो ये जो है वो ऑब्वियसली एक नीश का हिस्सा ही रहेंगे। आपके पास स्पीसीज के ऊपर जो है वो आपको नहीं जाना है, स्पीसीज के लेवल के ऊपर ही आपको रहना है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा, एनी अदर डाउट? अब इसके क्रिटिसिज्म की बात आती है। पहला क्रिटिसिज्म एक बिल्कुल सिंपल ऑब्जर्वेशन से आता है। ठीक है, दैट ऑब्जर्वेशन दैट इज डन बाय हिटचिंसन। हिटचिंसन ने 1959 के अंदर ये ऑब्जर्व किया दैट जो आपके पास एनवायरमेंट है, या फिर जो हम एनवायरमेंटल नीश की बात करते हैं, दैट आर वेरी लिमिटेड इन नेचर। ठीक है, और अगर आप स्पीसीज की डाइवर्सिटी की बात करो, वो एनवायरमेंटल नीश को बहुत हाई नंबर से आउटरन कर जाती है, वो आउट नंबर करती है। ठीक है, एनवायरमेंटल नीश बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और अगर स्पीसीज की डाइवर्सिटी की बात की जाए तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है वो जनरली इट आउट नंबर द नंबर ऑफ एनवायरमेंटल नीश। अगर हम ये माने कि एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज रह सकती है, तो दोनों के नंबर को इक्वल होना चाहिए था।
दैट नंबर ऑफ एनवायरमेंटल नीश इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज। और ये कह देना कि आपके पास जो है वो इसलिए बिल्कुल गलत है कि आपके पास जो है वो हमेशा एप्लीकेबिलिटी गॉस लॉ की जो है वो रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बिकॉज आपके पास जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है इट इज मोर देन द एनवायरमेंटल नीश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास देयर आर सर्टेन एनवायरमेंटल नीश जहां पे एक से ज्यादा जो स्पीसीज हैं वो रह रही हैं। ठीक है, सो वो एक एग्जांपल देते हैं। सो सेकंड पॉइंट देखिए आप, आपके जो स्पीसीज कोएग्जिस्टेंस का। ठीक है, सो वो कहते हैं फॉर इंस्टांस डिफरेंस इन द स्पीसीज नीश, जैसे वेरिएशन द रिसोर्स यूज, हैबिटेट प्रेफरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये जो है वो स्पीसीज को कोएग्जिस्ट करवा देते हैं। तो देयर इज कोऑपरेशन ऑल्सो। ठीक है, एक स्पीसीज के अंदर जो है वो कोऑपरेशन भी हो सकती है, बट ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि आपके पास एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर देयर आर डिफरेंट हैबिटेट्स दैट आर पॉसिबल। ठीक है, और आपके पास अगर आपके पास लेट से टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉर्डेटम एज वेल एज द ऑरेलिया, इसका ही अगर हम केस लें तो आपके पास धीरे धीरे ये दिखाई देगा कि कॉर्डेटम का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करेगा, ऑरेलिया का पॉपुलेशन जो है वो आपके पास डिक्रीज करेगा। और ग्राफ्स को दोबारा फिर से देखिए तो आपके पास जो सेकंड वाला ग्राफ है उसके अंदर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि नीचे जाके एक प्लेटो बन जाएगा, कि आपके पास जो है वो द ग्राफ इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सेकंड ग्राफ देखिए कि आपने दोनों को, लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉर्डेटम। ठीक है, पैरामीशियम कॉर्डेटम का लेट्स से पॉपुलेशन जो है वो ऐसे इंक्रीज करता है एंड दिस इज द टाइम। ठीक है, और आपके पास जो है वो ऑरेलिया ने पॉपुलेशन जो है वो उसका इस तरह से है। ठीक है, यहां तक वो कंपटीशन मार रहा था, पैरामीशियम ऑरेलिया जो है वो यहां तक कंपटीशन मार रहा था, फिर धीरे 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 ये जीत गया, इसका पॉपुलेशन भी जो है वो प्लेटो के अंदर आ जाएगा और इसका पॉपुलेशन भी जो है वो आपके पास प्लेटो के अंदर आ जाएगा एंड नाउ दे विल स्टार्ट टू लिव विद ईच अदर, दे विल कोएग्जिस्ट। ठीक है, तो इसी चीज को जो है वो नीचे लिखा गया है कि आपके पास पॉपुलेशन जो है वो आपके पास इवेंचुअली इस प्लेटो को हिट कर जाता है, इक्विलिब्रियम को हिट कर जाता है। और वो कहते हैं कि एक एनवायरमेंटल हिटचिंसन का मानना है कि एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर बहुत सारे हैबिटेट्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं, और ये जो लोग हैं, ये अलग अलग जो स्पीशीज हैं, वो अलग अलग हैबिटेट्स को जो है वो कैप्चर करके बैठ जाते हैं एंड दीज हैबिटेट्स दे डिक्टेट कि आपका रिसोर्स यूज कितना होगा। अब जो यहां पे पैरामीशियम ऑरेलिया है वो कम रिसोर्स यूज कर लेगा, और जो आपके पास लेट से पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो काफी ज्यादा रिसोर्स जो है वो यूज करता चला जाएगा, उसका हैबिटेट इट विल बी बिगर इन नेचर और इनका हैबिटेट जो है वो आपके पास माइक्रो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। बट इवेंचुअली ये कह देना कि इनका एक्सटेंशन हो जाएगा, ये बिल्कुल 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 गलत है, इनका एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर एक ही जानवर जो है या फिर एक ही जो स्पीसीज है वो रह पाएगा। ठीक है, अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स जो है वो हमें पता चली हैं वो यही है कि आपके पास एक वी हैव द मॉडर्न कोएग्जिस्टेंस मॉडल, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि आपके पास जो है वो अगेन
कुछ एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी की वजह से जो है वो अगेन बहुत सारी स्पीसीज एक नीश को भी कैप्चर जो है वो कर पाती हैं। नीचे जो है वो हमने चेज का एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल द स्पीसीज दे मे एग्जिबिट some trade-offs between the competitive abilities and tolerance to the predators। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास जो है वो देर आर टू स्पीसीज S1 एंड S2 दैट बिलोंग टू वन जीनस। ये जो है वो एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर जो है वो रहेंगी। ऑब्वियसली लेट से आपके पास जो है वो S1 इसकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा रहेगी और आपके पास जो है वो S2 इसकी पॉपुलेशन जो है वो आपके पास कम रहेगी, बट दे विल स्टार्ट टू को एग्जिस्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है दैट क्योंकि ये जो एनवायरमेंटल नीश है और इनके हैबिटेट्स जो है दे आर अंडर द प्रेशर फ्रॉम द एनवायरमेंट, उनको बाहर से जो है वो प्रीडेटर्स वगैरह भी अटैक करेंगे। ठीक है, तो प्रीडेटर्स जो है वो अगेन दे विल ईट many of the S1s and they will eat some of the S2s। ठीक है, तो आपके पास अगेन अगर ये अच्छा है, अगर ये सर्वाइवेबिलिटी के अंदर S1 अच्छा रहेगा, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा अच्छी रहेगी, तो अगेन प्रीडेटर्स भी जो है वो इनको ज्यादा खाएंगे। जब प्रीडेटर्स इनको ज्यादा खाएंगे तो अगेन S2 को जो है वो एक मौका मिल जाएगा कि दोबारा फिर से वो अपने हैबिटेट को जो है वो बढ़ा सके। तो इवेंचुअली ये देखा जाता है दिस इज नोन एज द एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ, कि आपके पास आप फिट तो हो लेकिन आप सिर्फ एनवायरमेंट के लिए फिट हो। आप इन लोगों को कंपटीशन दे सकते हो, इन लोगों को कंपटीशन देके S2 को कंपटीशन देके आपने अपनी न्यूमेरिसिटी को या फिर पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, बट इवेंचुअली जैसे ही प्रेडेटर्स वगैरह आएंगे तो प्रेडेटर्स दे विल आल्सो ईट S1। ठीक है, तो उनका प्रेडेशन हो जाएगा, तो अब S2 को जो है वो अगेन मौका मिल जाएगा कि अपने हैबिटेट को जो है वो एक्सपैंड कर पाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो वेरिएशंस हैं, वो आती रहेंगी एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर। जब इस तरह की वेरिएशंस एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर आती रहेंगी तो अगेन एंड अगेन वी विल सी कि दो पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज की जो है वो एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर जो है वो रहेंगी। ठीक है, सो इस तरह से इस थ्योरी को जो है हमने एक फॉलिसी की तरह से जो है वो बेसिकली हमने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि आपके पास जो है वो ये जो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इन्होंने दिया था ये पूरी तरह से जो है वो वैलिड नहीं है। अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज नोन एज दी न्यूट्रल थ्योरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मैंने क्रिटिसिज्म पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो है वो इसको न्यूट्रल थ्योरी को जो है वो दिया हुआ है कि आपके पास दिस थ्योरी इट सजेस्ट दैट द स्पीसीज दे आर इकोलॉजिकल आइडेंटिकल and that species pattern it result from the random processes like birth, death and dispersal etc etc। ठीक है, वही जो यहाँ पे चीज आई है। अब देखो बेसिकली हुआ क्या कि बाहर से प्रीडेटर आया या फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम बाहर से प्रीडेटर जो है वो आता रहेगा, S1 की डेथ हो जाएगी और S2 को ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, इनका जो है वो बर्थ हो जाएगा। इट विल डिस्पर्स, फिर प्रीडेटर जो है वो चला जाएगा, तो आपके पास ये जो S1 है दोबारा फिर से अपने, बिकॉज इसके पास अच्छे ट्रेड्स हैं, तो अपने जो नीश है उसको दोबारा फिर से कैप्चर करेगा, तो इसकी जो है वो डेथ हो जाएगी और इसका जो है वो डिस्पर्सल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास ये 3 फैक्टर्स होंगे एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर। कौन कौन से? डेथ, बर्थ एंड डिस्पर्सल। ठीक है, इस तरह से अलग अलग पॉपुलेशन जो है वो एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर एक दूसरे को बैलेंस करके जो है वो रखती रहेंगी। ठीक है जी, तो अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है दैट इज नॉट ओन दी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और जिसको जो है वो हम कहते थे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
इस रूल का जो हमने नया नाम रखा था, इट इज ऑन द न्यूट्रल मॉडल। न्यूट्रल मॉडल, ठीक है जी। अब हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है।